जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्लीपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज है 15 अप्रैल और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में 3 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज 2 एडिटोरियल्स हम करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में से और एक आर्टिकल हम करेंगे हिंदू एक्सप्लेन्स में से। तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हिंदू एक्सप्लेन्स में और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में भी आते रहते हैं, तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर हम आज की डिस्कशन की बात करें, एक एडिटोरियल जो हम इंडियन एक्सप्रेस में से करेंगे वो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से रिलेटेड है, बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड है। कल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती भी थी, तो ये GS1 का टॉपिक बनता है। एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वाइडनिंग डेटा डिवाइड, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अगेन ये पार्ट बनता है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन GS2। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ये हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है और ये GS3 का पार्ट बनता है जहां पे हम इंटरनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले जरूरी सूचना, आई एम श्योर आपको पता होगा 17 अप्रैल से हमारे मैराथन सेशन शुरू हो रहे हैं। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं, ठीक है, पिछले 10 साल से जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए UPSC में सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। तो संडे से हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, तो कंवल सर ये सेशन लेंगे, ऑनलाइन भी है, यूट्यूब पे फ्री होगा, ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये इसको स्ट्रीमिंग किया जाएगा। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं, पंचकूला, मोहाली, जीरकपुर में कहीं रहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं, ये हमारा एड्रेस है, राइट। आप ये सेशन को ऑफलाइन भी अटेंड कर सकते हैं और अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 9 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। बात करेंगे बाबा साहेब वार्निंग के बारे। यह आर्टिकल हरीश पुरी ने लिखा है, ये एक प्रोफेसर है, JNDU यूनिवर्सिटी में, अमृतसर में है। काफी अच्छी बातें यहां पे इन्होंने लिखी हैं। देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल में हर किसी के अपने अपने व्यूज थे, राइट। गांधी जी के अपने व्यूज थे, ठीक है, भगत सिंह के अपने व्यूज थे, नेहरू जी के अपने व्यूज थे, अंबेडकर जी के अपने व्यूज थे, सबके व्यूज सेम नहीं थे। अब अनलाइक ऑल दीज पीपल, अनलाइक गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, तो जो बाबा साहेब थे, ही वाजंट वेरी इंटरेस्टेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, द कॉलोनियल डोमिनेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। उनको ये था कि भाई पहले अगर लड़ना ही है किसी चीज से तो ये जो अनटचेबिलिटी है इससे लड़ा जाए, ठीक है। इससे देखिए जो हिंदू कम्युनिटी की डोमिनेंस है, यानी कि अगर हम उच्च जातियों की बात करें, देखिए इस आर्टिकल में व्यूज लिखे गए हैं, राइट। अब वो व्यूज हम आपके साथ डिस्कस करें तो इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का ये कहना था कि जो उच्च जाति के लोग हैं हिंदू रिलीजन में, वो जो ऐसे डोमिनेंस करते हैं लोअर कास्ट को, उस हिंदू डोमिनेंस से लड़ना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कॉलोनियल डोमिनेंस, राइट। तो अंबेडकर जी के हिसाब से अगर हम समझें तो आई एम श्योर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी अंबेडकर जी को पढ़ा है, गांधी जी की आइडियोलॉजीज को पढ़ा है। तो अंबेडकर जी का ये कहना था कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, अगर कल को भारत आजाद हो भी गया तो क्या हो जाएगा, अगर कॉलोनियल डोमिनेंस था तो कल को हिंदू डोमिनेंस होगा। अंबेडकर जी बहुत बड़े क्रिटिक भी थे महात्मा गांधी के, लेकिन महात्मा गांधी जी वाज वेरी टॉलरेंट फॉर दैट। महात्मा गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी आइडियोलॉजी से, मेरी थिंकिंग से किसी को अग्रीमेंट नहीं है, अगर किसी के व्यूज मेरे व्यूज से डिफरेंट है, सो फाइन। बल्कि गांधी जी ने उल्टा ये कहा था दैट ही हैज एवरी राइट टू बी बेटर, उनके अपने ओपिनियंस हैं। फंडामेंटली डिफरेंस क्या था, अंबेडकर जी कहते थे कि जी कास्ट सिस्टम जो है इसको पूरी तरह से अबॉलिश कर देना चाहिए, मनुस्मृति को बिल्कुल आग लगा देनी चाहिए। लेकिन गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे। आई एम श्योर आपने ये बात हिस्ट्री में पढ़ी हुई है। अब अंबेडकर जी के मन में एक सवाल आता था, वो ये कहते थे ये जो बड़े बड़े इतने लोग हैं, चाहे वो गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, इतने बड़े बड़े लोग, व्हाई आर दे नॉट राइजिंग इन रिवोल्ट अगेंस्ट द हिंदू डोमिनेंस, अगेंस्ट द कास्ट इनइक्वालिटी, राइट। Now, following a very deep study of the Hindu religious books, Baba Saheb he came to a conclusion that because of the religious sanctity, यानी कि जो डॉगमाज हैं, ठीक है, ये जो डॉगमाज हैं, ये जो व्यूज हैं, अगर हम बात करें ये जो सुपरस्टिशियस व्यूज हैं कि भाई कास्ट सिस्टम अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि ये बहुत एक क्लियर कट जो एक कास्ट सिस्टम को अपहोल्ड करना है, जो इतने सालों से जो परंपरा चलती आ रही है, बिकॉज ये परंपरा चलती आ रही है, लोगों के माइंड में व्यूज फिक्स बैठ चुके हैं, इस करके इस भावना से लड़ना, अनटचेबिलिटी से लड़ना बहुत ही मुश्किल बात है। Annihilation of the caste. Now, his undelivered lecture later published as the annihilation, यानी कि completely बिल्कुल destroy कर दो caste system को. He was a severe critic of Hinduism. He was a severe critic of मनुस्मृति. In 1935 उन्होंने ये बोला कि देखो मैं एक हिंदू तो बॉर्न हुआ हूं लेकिन मैं एक हिंदू नहीं मरूंगा, राइट। तो 14 अक्टूबर 1956 को, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाउ फ्यू मंथ्स बिफोर हिज डेथ ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, और साथ में उनके 4 लाख से ज्यादा और फॉलोअर्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, जिसको हम न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, अब ये जो नई बुद्धिस्ट मूवमेंट है, अब जब अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया साथ में अपने फॉलोअर्स के, तो वो कौन सा नया स्कूल ऑफ बुद्धिज्म
शुरू हुआ था, कौन सा नया स्कूल ऑफ बुद्धिज्म शुरू होता है यहाँ से, उस स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का नाम आपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। He says that the Hindu society was undemocratic and that it emphasized inequality and exclusion. तो उनका यही बार बार कहना है कि तो क्या हो जाएगा, अगर अंग्रेजों से हमको आज़ादी मिल भी जाती है तो क्या सही मायने में हमारी सोसाइटी डेमोक्रेटिक होगी, राइट। अब हमको ये भी पता है कि अंबेडकर जी को सौभाग्य मिला था टू बी द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया जा रहा था। उनको हमारा फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उनका ये मानना है कि आज अगर मेरे पास ये मौका है कि मैं चेयरमैन हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो आज मेरे पास वो मौका है कि कैसे मैं कानून को यूज़ करके एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मैं सोशल चेंज लेके आ सकता हूँ। और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी करी, तो उनकी कोशिशों के चलते अब अगर हम बात करें लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, ठीक है, भाईचारा की बात करें, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी की बात करें, तो ये सब जो वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू बाबा साहेब अम्बेडकर। One of Ambedkar's most important contributions, however, was a set of sharp कैटेगोरिकल वार्निंग। तो यहाँ पे दो वार्निंग्स की यहाँ पे बात आती है जो खास करके बहुत अहम है डिस्कस करने के लिए। पहली वार्निंग उन्होंने ये दी कि चलो ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो सबको मिल गई कि चलो जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर, 21 साल से ऊपर है, ठीक है, तो वो वोट कर सकता है, चाहे औरत है, चाहे आदमी है, चाहे जो भी है, ठीक है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी मजहब हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आपको मिल गई। तो क्या सिर्फ यहीं पर बात खत्म हो जाती है? उनका ये सवाल था, व्हाट अबाउट सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम। तो ही वांट दैट एल्स, अगर इस चीज को एड्रेस नहीं करा गया, ठीक है, आने वाली जनरेशंस ने इस चीज को अगर एड्रेस नहीं करा, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी पे एम्फसाइज नहीं किया, तो बहुत मुसीबत आ सकती है। तो जो लोग इनइक्वालिटी से सफर कर रहे हैं, पीड़ित हैं, दे विल ब्लो अप द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फिर यहां पे बात आती है भाईचारा की, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी की, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम जो उन्होंने हाईलाइट करी थी कि भाई क्या वाकई में यहां पे भाईचारा है, कि सिर्फ फ्रेटर्निटी हमने लिख दिया संविधान में तो उससे भाईचारा बन जाएगा? अगर भाईचारा है तो ऐसा क्यों है कि हमारा देश इतनी सारी जातियों में बटा हुआ है? अंबेडकर जी को लगता था कि नेहरू जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जो कि देखिए उस टाइम पे वो भी ज़रूरी था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो चाहे वो सोवियत मॉडल था, इंडस्ट्रियल लेड डेवलपमेंट था, ठीक है, सरकारी सेक्टर लेड ग्रोथ था, तो अंबेडकर जी को लगता था कि नेहरू जी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, जो कि वैसे बुरी बात भी नहीं है, वो ज़रूरी भी थी। एंड उनका ये मानना था कि नेहरू जी का ध्यान सोशल रिकंस्ट्रक्शन पर ज़्यादा क्यों नहीं है। अब ये बहुत एक अच्छी कोट है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है इटैलिक्स में, ठीक है, तो आप इस कोट को देखिए। जो कोट्स हैं ये बहुत काम आएंगी आपके एथिक्स के पेपर में या एसए के पेपर में, ये आपको बहुत काम आने वाली है, तो इसको आप याद रखिएगा। एज पर बाबा साहेब, राइट्स आर प्रोटेक्टेड नॉट बाय लॉ, कि जो आपके अधिकार हैं वो कानून के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किए जाते हैं, लेकिन बाय द सोशल एंड मॉरल कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। तो उसके लिए फ्रेटर्निटी होना बहुत जरूरी है, भाईचारा होना बहुत जरूरी है। एक और वार्निंग उन्होंने जो दी वो बहुत अहम है, खास करके आज के टाइम में, आज के टाइम के जो पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में। वो ये कहा था कि देखो, भक्ति आपने भगवान की पूजा करनी है, देवी देवता की पूजा करनी है, वो और बात है, लेकिन हीरो वर्शिप करना, किसी लीडर की अंध भक्ति करना, भक्त बनना, वो सही बात नहीं है। अब ये बात उन्होंने आज से 70-75 साल पहले कही थी। आज के टाइम पे हम देखते हैं फिनोमेना काफी अंध भक्ति का। ही फेल्ट दैट इन पॉलिटिक्स भक्ति और हीरो वर्शिप इज अ श्योर रोड टू डिजास्टर विच विल ऑब्वियसली लीड टू डिक्टेटरशिप एंड द डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, कुछ बातें थी अंबेडकर जी की इस आर्टिकल में। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वाइडनिंग द डेटा डिवाइड, राइट, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में आया है। देखिए, डेटा इज गोल्ड, डेटा एज है, तो डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू गोल्ड, है ना। देखिए, डेटा की बात करें, देखिए कोई सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, कोई रिपोर्ट आती है, लेबर सर्वे की रिपोर्ट आती है, ठीक है, नेशनल कोई जो एनएसओ की जो कितनी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो रिपोर्ट आती है। अब इन सब रिपोर्ट से हमको भी बहुत कुछ पता चलता है। हम जन भागीदारी की बात करते हैं, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमारा अधिकार होना चाहिए जानने के लिए कि गरीबी कितनी है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है, कितने लोग कितना कमा रहे हैं, ताकि कैसे हम भी मदद कर सकते हैं एज एक्टिव सिटीजन्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सरकार की हम कैसे मदद कर सकते हैं? देखो, सारा काम तो सरकार ने नहीं करना, सिविल सोसाइटी की भी बहुत जरूरत होती है एक डेमोक्रेसी में, ठीक है, तो कैसे हम सरकार की मदद कर सकते हैं। अब यहां पे ये बात कह रहे हैं कि डेटा कैन इंप्रूव पीपल लाइफ इन मेनी वेज, लेकिन कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण यहाँ पे राजनीति आ जाती है, जिसके कारण ये इतना एफिशिएंटली जो डेटा है, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई डेटा पॉलिसी होती, अगर हमारे पास कोई डेटा माइग्रेंट्स के ऊपर होता, राइट। अब अक्सर ही कहा जाता है कि देखो, कोविड के चलते, सेकेंड वेव के चलते कितनी डेथ्स हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, इसका आज तक हमको सही आंकड़ा नहीं पता लगा। ये देखिए बात काफ़ी, अब फ्रैंक, अब ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, मतलब इसमें कोई वो वाली बात भी नहीं है कि ये काफ़ी जो राज्य सरकारें हैं वो डेटा अपना छुपा रही थी, ठीक है। अब
अब अगेन यहाँ पे डेटा लैब्स की बात आती है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए डेटा छुपाया जाता है, डेटा सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि डेटा अगर माइग्रेंट्स के लिए अवेलेबल होता तो हम मेटिकुलसली कुछ अगर ये कलेक्ट करते तो दैट कुड हैव बीन यूज्ड कि हम कैसे कोई इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी बना सकते हैं माइग्रेंट्स के लिए। चलो अब तो माइग्रेंट्स के लिए पॉलिसीज बनने की बातचीत हो रही है, चलो पैंडेमिक चले गया, राइट, लेकिन अगर ये सब पॉलिसी बनाने के लिए जरूरी क्या है, डेटा होना बहुत जरूरी है, राइट। अब ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा की हम बात करें, उसको लेके भी बहुत हमने एडिटोरियल्स डिस्कस करे थे लास्ट ईयर। अभी वो सेंसस होना है, पैंडेमिक के चलते वो नहीं हुआ था, तो ये डेटा बहुत जरूरी है। डेटा से हमको पता लगता है कि कौन सी वो जातियां हैं जिनको एफर्मेशन की जरूरत है, कौन से वो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उससे हम बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं बेनिफिशरीज का भी, ठीक है। अब इस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने फोकस किया कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है डेटा कलेक्शन की क्वालिटी को और क्वांटिटी को भी, ताकि कैसे उस डेटा को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर क्विकर असेसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में बहुत लिटिल मेंशन था, इट पेड लिटिल अटेंशन टू द एक्सेस टू द डेटा बाय द सिटीजन, जो इस डेटा को, तो क्या डेटा का जो एक्सेस है वो क्या सिर्फ सरकार का ही अधिकार है, क्या जो सिटीजन्स हैं, जो सिटीजन्स इस बात को एक्सेस नहीं कर सकते, डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे मेरे को लगी, दिस इग्नोर्स द क्रिटिकलिटी ऑफ डेटा फॉर अ हेल्दी एंड इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अगर हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जन भागीदारी की बात करते हैं, तो हमारे पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि कौन सी अगर कोई स्कीम चलाई गई है, कोई योजना चलाई गई है, उसका कितना रिजल्ट आया है, कितना उसका बेनिफिट हुआ है, कितना उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ताकि हम भी सुझाव दे सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम द गवर्नमेंट। यहां पे बात करी गई है डेटा कैप्चर बाय द गवर्नमेंट, तो क्या ऐसा हो रहा है? सरकार बहुत सारा डेटा तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन क्या वो सरकार जो डेटा इकट्ठा कर रही है, क्या वो लोगों को अलाउ करेगी कि वो जो डेटा इकट्ठा हो रहा है कि लोगों के पास भी एक्सेसिबल रहे, ठीक है। क्या सरकार को इस बात का डर है कि अगर वो डेटा लोगों के पास एक्सेसिबल हो जाएगा तो क्या सरकार को इस बात का डर है कि वहां पे सरकार की कमियां निकाली जाएंगी, ठीक है। तो अगेन फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स वाली बात आ जाती है, ठीक है। क्या सरकार को इस बात का डर है? जनरेशन ऑफ डेटा डजंट गारंटी सीमलेस एक्सेस टू पीपल whose lives matter most in a democracy। अब ये नहीं, बहुत अच्छी लाइन मेरे को लगी जो मैंने यहां पे हाईलाइट करी है ग्रीन कलर में, इन्फॉर्म्ड पब्लिक डिस्कोर्स इन एनी डेमोक्रेसी, ठीक है, जहां पे लोग वेल इन्फॉर्म्ड है, इज वेरी क्रिटिकल फॉर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस का अल्टीमेट एम क्या है? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, ठीक है। तो इस करके वहां पे इन्फॉर्म पब्लिक डिस्कोर्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनडायरेक्टली दैट विल हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड अपलिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। अब हम 2014 से अगर बात करें तो बहुत सारा डेटा जो है इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। हम जनधन योजना की बात करें, ठीक है, अगर हम जो एम्बिट है आधार कार्ड को वाइडन करने की बात करें, तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आधार कार्ड ऐसे, देखो प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी की बात बहुत वेल एस्टैब्लिश हो चुकी है 2017 में के एस पुत्तुस्वामी जो जजमेंट थी, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाहे वैक्सीन लगानी हो, ठीक है, चाहे आपने बैंक अकाउंट खोलने हो, आपका डेटा सरकार के पास इजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो आपका प्राइवेट डेटा भी है। तो जब इतना सारी कोशिश जब सरकार कर रही है कि डेटा को इकट्ठा कर रही है अंडर द गार्ब ऑफ के कैसे हम करप्शन को टैकल कर सकते हैं, कैसे हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स का, तो क्या वहां पे जब सरकार बहुत इंपावर्ड है डेटा कलेक्ट करने में, तो क्या वहां पे सिटीजंस को भी इंपावर्ड नहीं होना चाहिए कि वो भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? आरटीआई का जमाना है आज के टाइम पे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का, डेटा अक्यूमुलेशन फॉर पॉलिटिकल कन्वीनियंस, क्या ये काम हो रहा है? अब अभी तक जो एनएसओ का जो कंजम्पशन सर्वे था 2017-18 का, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किया गया। तो सरकार ने 2019 में कहा था कि इसकी जो फाइंडिंग्स थी वो सही नहीं थी, कुछ यहाँ पे लैप्स है, कुछ यहाँ पे एरर है, जो मेथडोलॉजी है वो डेटा इकट्ठा करने की वो सही नहीं है, और उसको अभी तक रिलीज नहीं करा गया। क्यों नहीं रिलीज करा गया? ठीक है, एनएसओ की अगर कोई, चलो टेक्निकल, अगर कोई ऐसी बात भी थी, कोई टेक्निकल इरेगुलरिटी भी थी, तो एनएसओ ने कोई ऐसा स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया वापस आगे? सरकार की तरफ से स्टेटमेंट क्यों आया था? जो कुछ लीक्ड summary result थे of this consumption survey that suggested some disturbing facts जो politically convenient नहीं थे, politically they were not very well suited for the government, right? और इलेक्शन से पहले सरकार को शायद 2019 के जनरल असेंबली इलेक्शन से पहले सरकार को शायद ये नहीं ठीक लगा ये डेटा रिलीज करना, तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात आ जाती है। सिमिलरली जो पहला PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो था 2017-18 का, दैट वाज रिलीज्ड ओनली आफ्टर द इलेक्शन हैपेंड, आफ्टर द 2019 जनरल इलेक्शन। अब यहाँ पे एक बात सामने आई कि देखो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी को असेस करना है, मेजर करना है, तो वहाँ पे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का एक सर्वे होता है जिसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, इंस्टेड गवर्नमेंट हैज नाउ स्टार्टेड टू डिपेंड ऑन सेल्फ रिपोर्टेड अनवेरीफाइड, वेरीफाइड भी नहीं बट अनवेरीफाइड डेटा सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये प्रैक्टिस 2011 से चलती आ रही है।
ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी है हमको उसका अंदाजा नहीं हो पा रहा. दिस इज मडलिंग द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. तो कंक्लूजन यहां पे सामने क्या आता है, अब जो ऑटोनॉमी है स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, दैट इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज फॉर पॉलिटिकल गेन्स. ठीक है, क्या इंडियन स्टेट जो है, क्या ऐसा हो रहा है दैट द इंडियन स्टेट इज फास्ट एक्वायरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वेलेंस स्टेट. पेगासस कंट्रोवर्सी भी लास्ट ईयर हुई थी. इन लाइट ऑफ दैट, विच मीन्स कि हम डेटा, सरकार डेटा तो बहुत अग्रेसिव तरीके से इकट्ठा कर रही है, लेकिन सरकार इसमें इतना हेसिटेट क्यों कर रही है अगर वो डेटा किसी ने एक्सेस भी करना हो, डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो. ठीक है, चलो डेटा प्रोटेक्शन रिजीम भी अभी हमने एस्टैब्लिश नहीं करी है हमारी कंट्री में. वाइल द गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड its scope as the custodian of data, it is increasingly limiting the scope of the access to this data. राइट, तो यहाँ पे ये जो व्यूज हैं इस आर्टिकल में प्रकट करे गए हैं. ठीक है, हमारे हर किसी के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो व्यूज जो डाले गए हैं वो उसका एनालिसिस हमने आपके साथ किया है. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के कोर्सेज हमारे शुरू हो रहे हैं दोस्तों. अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शन इस साल दे रहे हैं मेंस, चलो इस साल अगर आप मेंस सोशियोलॉजी ऑप्शन के साथ देंगे, या अगर अगले साल आप सोशियोलॉजी ऑप्शंस के साथ मेंस अपना देना चाहते हैं, तो हमारा नया बैच शुरू हुआ है. शेखर सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे फीचर्स हैं इसमें. वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ्स रहेंगे, आपका इसमें पीरियोडिक टेस्ट भी रहेगा, 20 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे विद इवैल्यूएशन. इस कोर्स में आपको मंथली करंट अफेयर्स अपडेशंस भी रहेगा, वन ऑन वन मेंटरशिप और आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी इस कोर्स में अलॉन्ग विद द टेलीग्राम ग्रुप. राइट, उसके अलावा आपका मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी इसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कराई जाएगी. टाइम बाउंड तरीके में आपको इवैल्यूएशन मिलेगा आपके आंसर्स का विद द डिटेल्ड रिव्यू, और लाइव डिस्कशन रहेगी मॉडल आंसर्स की, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका जो मॉडल आंसर होगा उसकी भी लाइव डिस्कशन रहेगी. तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, सोशियोलॉजी के कोर्स को, तो दोस्तों आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए और इसको एनरोल कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं लास्ट एडिटोरियल के टुवर्ड्स. तो ये द हिंदू एक्सप्लेन्स में आता है, यहां पे बात करते हैं फीचर्स एंड स्टेटस ऑफ इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की. देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए पैंडेमिक के चलते तो जो साइबर अटैक्स हैं, देखिए अगर हम साइबर स्पेस की बात करें है ना, तो इसको फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर कहा जाता है. ठीक है, लैंड, एयर, सी, स्पेस एंड साइबर स्पेस. तो साइबर स्पेस को फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर कहा जाता है. पैंडेमिक के चलते बहुत सारे साइबर अटैक्स भी हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है. ठीक है, कईयों के फोन में या मेल बॉक्स में कोई ऐसे लिंक्स आ जाते हैं, उनको आप क्लिक करो तो आपके बैंकिंग डिटेल्स वहां पे चली जाती हैं, आपके बैंक में से पैसा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाता है. तो इस तरह के काम पैंडेमिक के चलते भी बहुत हुए हैं. ठीक है, अब इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, तो इंडिविजुअल्स हो, चाहे सरकारी कंपनीज हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विटनेस्ड ऑलमोस्ट मोर देन 200% इंक्रीज इन रैंसमवेयर अटैक्स इन 2021 अलोन. तो रैंसम यानी कि इसको हिंदी में हम फिरौती भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई सरकारी कंपनी, उसका कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेना, वो डेटा को इनक्रिप्ट कर लेना और बाद में आपको धमकी देना कि भाई अगर आपको डेटा अपना डिक्रिप्टेड चाहिए तो आपको इतने पैसे हमको देने पड़ेंगे. ठीक है, अब देखिए किसी ज़माने में 80s 90s में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लेते थे. ठीक है, उनकी फैमिली को प्रेशर डालते थे कि भाई आप इतने पैसे हमको पहुंचा दीजिए, आपके हम छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे. लेकिन आज के टाइम पे अब जो आज के टाइम पे जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास नए तौर तरीके आ गए हैं. ठीक है, अब आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर्स हैक हो रहे हैं. ठीक है, मैलवेयर्स डाले जाते हैं सॉफ्टवेयर्स में. तो अब इसके चलते अब ये एक बहुत चिंता का विषय है, ना कि केवल सरकारी कंपनीज के लिए बट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए भी. बहुत एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे सामने आई है कि दिस इज मेकिंग इंडिया द 10th मोस्ट टारगेटेड कंट्री. तो हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है साइबर अटैक्स के लिए ग्लोबली, एंड सेकेंड मोस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इन द एशिया पैसिफिक रीजन. ठीक है, तो इसके चलते बहुत जरूरी है कि हमारी एक रोबस्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी हो. नाउ दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन इन वर्क सिंस 2020. ये स्ट्रैटेजी को कंसेप्चुलाइज किया था बाय द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, विच इज हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत. अब ये 22 पेज की रिपोर्ट है जहां पे 21 एरियाज हैं जिस पे फोकस किया गया. तो सारे के सारे एरियाज तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, जो मेन एरियाज है उस पर हम डिस्कस करेंगे वेरी ब्रीफली. नाउ अब सवाल ये आता है कि इंडिया को जरूरत क्या है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की. देखिए यहां पे एक रिपोर्ट आती है एज पर एन अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म पालो ऑल्टो नेटवर्क्स 2021 रिपोर्ट, महाराष्ट्र जो है वाज द मोस्ट टारगेटेड स्टेट इन इंडिया. ठीक है, मुंबई हमारा कमर्शियल सेंटर है, वो महाराष्ट्र में आता है, एंड महाराष्ट्र इज फेसिंग 42% ऑफ ऑल द रैंसमवेयर अटैक्स इन द कंट्री. अब ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया इज अमंग द मोर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल रीजन्स. यहाँ पे जो हैकर्स हैं उनको भी बहुत फायदा है. ठीक है, तो ये जो हैकर्स हैं जो मैंने रैंसमवेयर की बात करी, दीज हैकर्स आर आस्किंग इंडियन फर्म्स टू पे अ रैंसम कि भाई हमने आपके सिस्टम्स को हैक कर लिया है, हमने आपका डेटा इनक्रिप्ट कर लिया है.
अब अगर आपको वो डेटा डिक्रिप्टेड चाहिए तो आपको इतने पैसे हमको देने पड़ेंगे, अगर आपको फिर से अपने डेटा का अगर वापस एक्सेस चाहिए। अब यहां पे एक बात आती है, 1 in 4 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव सफर्ड अ रैंसमवेयर अटैक इन 2021 व्हिच इज मच हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 21%। ठीक है, इंक्रीज इन सच अटैक्स, दिस हैज ब्रॉट इन लाइट द वेरी वेरी अर्जेंट नीड, कैसे हम इंडिया की साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन जो सेक्टर्स हैं ऑफ द फोकस ऑफ दिस रिपोर्ट, तो मैंने अभी आपको कहा था कि ऐसे 21 सेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4-5 सेक्टर्स की हम बात करेंगे। देखिए, अब डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है, डिजिटल इकोसिस्टम को बूस्ट देने की बात हो रही है, तो चाहे डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स है, चाहे वो हम एमएसएमईज की भी बात करेंगे, हम एमएसएमईज को भी इंकरेज करेंगे कैसे वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब हम इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो हम इन सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी करें, बिकॉज वल्नरेबिलिटी उतनी बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस की बात करें तो पॉलिसी इंटरवेंशन इन साइबर सिक्योरिटी विच ग्रांट्स इंसेंटिव फॉर हायर लेवल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आज के टाइम पे हम आईओटी की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ये सब टेक्नोलॉजीज अगर फर्म्स यूज कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, तो कैसे उनको साइबर थ्रेट से भी बचाया जा सकता है, बिकॉज वल्नरेबिलिटी और बढ़ रही है। नाउ सर्टेन मेजर्स विच आर सजेस्टेड बाय द रिपोर्ट, तो 1 by 1 हम कुछ मेजर्स की बात करेंगे। पहली बात तो आती है बजटरी प्रोविजंस की, तो यहाँ पे सुझाव दिया गया कि जो बजट एलोकेशन है क्यों ना उसको 0.25% से 1% तक रेस किया जाए और एक फंड क्रिएट किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी, जो कि सेंट्रल फंडिंग, जहाँ पे सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइडेड रहेगी स्टेट्स को कि कैसे वो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को रैंप अप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर उसके बाद आती है रिसर्च, इनोवेशन एंड स्किल बिल्डिंग, यानी कि ऐसे लोगों को हायर करना जो कि साइबर सिक्योरिटी में ट्रेंड है, जो कैसे प्रोफेशनल्स हैं, जो कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से डील कर सकते हैं। ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आती है, तो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, दे कैन शेयर द जितना भी उनको थ्रेट परसेप्शन है, जो इन्फॉर्मेशन थ्रेट परसेप्शन है एक दूसरे के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद साइबर इंश्योरेंस की बात आती है। देखिए, दिस इज येट टू बी रिसर्च फील्ड, ठीक है, साइबर इंश्योरेंस को ज़्यादा भी रिसर्च नहीं किया गया, लेकिन एक अच्छी एक अच्छा सजेशन है, दिस रिपोर्ट इज सजेस्टिंग कि कैसे साइबर इंश्योरेंस डेवलप की जा सकती है फॉर द प्रोडक्ट्स जहाँ पे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टोर्ड रहता है। फिर यहाँ पे बात होती है साइबर डिप्लोमेसी की, ठीक है, कि कैसे हम बाकी देशों के साथ भी साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बिम्स्टेक की बात करें या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो रीजनल फोरम्स हैं, जो रीजनल ग्रुपिंग है, जहाँ पे हमारी बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, कैसे हम वहाँ पे ऐसे इफेक्टिव प्रोग्राम्स बना सकते हैं मल्टीलैटरल वे में, वेयर बाय वी कैन एम्फसाइज ऑन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग आवर साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया गया कि सरकार अगर चाहे तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट साइबर इनवॉइस, ठीक है, फॉर द की कंट्रीज और द रीजन्स। उसके बाद यहाँ पे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जुडिशियल सिस्टम के पास ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हमारी जुडिशरी के पास बहुत पेंडेंसी चल रही है। ठीक है, तो क्यों ना एक अलग से कोर्ट्स बनाया जाए, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाया जाए जो कि साइबर क्राइम्स के साथ ही डील करेंगे, और जो भी पुराना बैकलॉग चल रहा है साइबर क्राइम केसेस का वो सारा रिमूव किया जा सकता है बाय सेटिंग अप एक्सक्लूसिव कोर्ट्स। चलिए, सो दोस्तों ये थी हमारी डिस्कशन एडिटोरियल एनालिसिस की। तो जाने से पहले ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसका क्या सही आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। 2017 में आया था ये, पॉलिटी का है। इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ठीक है, तो हमने कंसिडर करना है दोनों स्टेटमेंट्स को और ये बताना है कि कौन सी सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the deputy speakers to the opposition। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है या नहीं सही है, जो भी है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और क्वेश्चन फ्रेम्ड फ्रॉम द एडिटोरियल्स। नाउ क्वेश्चन एक है, डेटा डिवाइड बिटवीन द स्टेट एंड इट्स सिटीजंस इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसको इलैबोरेट करिए 250 शब्दों में। या दूसरा ऑप्शन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गांधी जी एंड बाबा साहेब्स थॉट्स ऑन कास्ट सिस्टम, 150 वर्ड्स में। चलिए, सो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस। मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।